गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के थ्योरी पार्ट की 6th ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। पिछली ई लेक्चर की क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के रिगार्डिंग टॉपिक को क्लियर किया था, जिसके अंदर हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड। इसके अंदर जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन, इट इन्वॉल्व्स पर्सनल जजमेंट of the researcher rather than chance to select sample elements. Sometimes this judgment is imposed by the researcher, while in other cases the selection of population elements to be included is left to the individual field workers. इसका मतलब ये हुआ कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडम सिलेक्शन इंक्लूड नहीं होता है। इसमें सैम्पल एलिमेंट्स का सिलेक्शन करने के चांसेस के बजाय रिसर्चर का इंडिविजुअल डिसीजन इंक्लूड होता है, मीन्स उनका पर्सनल जजमेंट होता है। कभी कभी ये डिसीजन रिसर्चर द्वारा लगाया जाता है, जबकि अदर केसेस में इंक्लूड किए जाने वाले पॉपुलेशन एलिमेंट्स का सिलेक्शन इंडिविजुअल फील्ड के वर्कर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम रीड करें, द डिसीजन मेकर में आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन द सैम्पलिंग फ्रेम। इविडेंटली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट इंक्लूड एलिमेंट्स सेलेक्टेड probabilistically and hence leaves an degree of sampling error associated with the sample। इसका मतलब ये हुआ कि डिसीजन लेने वाला भी सैंपल के फ्रेम में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इंक्लूड करने में कंट्रीब्यूट दे सकता है। जाहिर है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी से सेलेक्टेड एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता और इसलिए सैंपल के साथ जुड़े सैंपल एरर की एक डिग्री छोड़ देता है। Sampling error is the degree to which a sample might differ from the population. Therefore, while inferring to the population, results could not be reported plus or minus the sampling error. In non-probability sampling, the degree to which the sample differs from the population remains unknown. However, we cannot come to a conclusion that sampling error is an inherent of non-probability sample. इसका मतलब ये हुआ कि सैम्पल एरर एक डिग्री है जिसके लिए एक सैम्पल पॉपुलेशन से डिफरेंट हो सकता है, इसलिए पॉपुलेशन को इंटरिंग करते टाइम रिजल्ट रिपोर्ट किए गए एरर के प्लस या माइनस नहीं किए जा सकते। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जिस डिग्री का सैम्पल पॉपुलेशन से डिफरेंट होता है वह अननोन रहता है। हालांकि हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि सैंपल एरर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक इनहरेंट है। इसके बाद हम रीड कर रहे हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल आल्सो यील्ड गुड एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सिंस इंक्लूजन ऑफ द एलिमेंट्स इन द सैंपल आर नॉट डिटरमाइंड इन अ प्रोबेबिलिस्टिक वे। द एस्टिमेट्स ऑब्टेन्ड आर नॉट स्टैटिकली projectable to the population. The most commonly used non-probability sampling methods are convenience sampling, judgment sampling, quota sampling and snowball sampling. Non-probability samples population characteristics के good estimation भी देते हैं, since samples में elements का inclusion एक probabilistic way से determined नहीं किया गया है, इसलिए obtained estimates स्टैटिकली रूप से population के लिए projectable नहीं है। सबसे अधिक यूज़ की जाने वाली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जजमेंट सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है और स्नोबॉल सैम्पलिंग है, जिसको हम एक एक करके अब रीड करने वाले हैं। जो सबसे पहली सैम्पलिंग है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पल्स आर समटाइम्स कॉल्ड एक्सीडेंटल सैम्पल्स बिकॉज द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द सैम्पल एंटर बाई एक्सीडेंट। इट इज़ अ सैम्पलिंग टेक्निक वेयर सैम्पल्स आर ऑब्टेन्ड from convenient elements. This refer to happening of the element at the right place at the right time, that is where and when the information for the study is being collected. The selection of the respondents is left to the discretion of the interviewer. इसका मतलब ये हुआ कि कन्वीनियंस के सैम्पल्स को कभी कभी एक्सीडेंटल सैम्पल्स भी कहा जाता है, क्योंकि सैम्पल्स में इंक्लूड एलिमेंट एक्सीडेंट से एंट्री करते हैं। ये एक सैम्पलिंग टेक्निक है जहाँ सैंपल कन्वीनिएंट एलिमेंट्स से ऑब्टेन किए जाते हैं।
ये एलिमेंट का सही टाइम पर सही जगह पर होने को रेफ़र करते हैं। दैट इज़ स्टडी के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ और कब कलेक्ट की जा रही है। रेस्पोंडेंट्स का सिलेक्शन इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग के। द पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग इंक्लूड रेस्पोंडेंट्स हु गैदर्ड इन अ चर्च। सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। मॉल intercept interviews without qualifying the respondents for the study. Next one is tear out questionnaire included in magazines. और लास्ट है people on the street. In the above examples the people may not be qualified respondents. कि हम जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि रेस्पोंडेंट्स जो चर्च के अंदर गैदर होते हैं, एक क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। जितने भी जो मॉल हैं जिसके अंदर इंटरव्यूज़ होते हैं रेस्पोंडेंट्स की क्वालिफ़िकेशन के ऊपर स्टडी करने के लिए, जितनी भी मैगजीन्स हैं उनके अंदर जो क्वेश्चनरीज को हम टीयर आउट करते हैं वो भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग का ही पार्ट होती है। जो प्यूपल्स हैं जो एक किसी स्ट्रीट के अंदर इन्वॉल्व हैं या किसी स्ट्रीट के अंदर रह रहे हैं, किसी स्ट्रीट के अंदर रह रहे हैं, वो भी एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग के ही पार्ट हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितने भी अबव एग्जाम्पल्स हैं वो सारे नॉन क्वालिफाइड रेस्पोंडेंट्स के हैं। हाउएवर form part of the sample by virtue of assembling in the place where the researcher is conveniently placed. इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि रिसर्चर को कन्वीनियंटली से रखे जाने वाले प्लेस पर असेंबल करने के बेस पर सैंपल का पार्ट बनाया जाता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड लीस्ट टाइम consuming of all sampling techniques. The disadvantage with convenience sampling is that the researcher would have no way of knowing if the sample chosen is representative of the target population. इसका मतलब ये हुआ कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग सभी सैंपल की टेक्निक का सबसे कम एक्सपेंसिव और कम से कम टाइम लेने वाला सैंपल है। कन्वीनियंस के सैंपल के साथ डिसएडवांटेज यह है कि रिसर्चर को ये जानने का कोई वे नहीं होगा कि सिलेक्ट किया गया सैंपल टारगेट पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सैम्पलिंग है वो है जजमेंट सैम्पलिंग। दिस इज फॉर्म ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग अदरवाइज कॉल्ड एज पर्पसिव सैम्पलिंग बिकॉज द सैम्पल एलिमेंट्स आर चूजन सिंस इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे आर कैन सर्व द रिसर्च पर्पज। द सैम्पल एलिमेंट्स आर चूजन बेस्ड ऑन द जजमेंट दैट प्रिवेल्स इन द रिसर्चर माइंड अबाउट द प्रोस्पेक्टिव इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एक फॉर्म है जिसे पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि सैम्पल एलिमेंट्स को चुना जाता है क्योंकि ये एक्सपेक्ट की जाती है कि रिसर्च पर्पज़ की सेवा कर सकते हैं। सैम्पल एलिमेंट्स को इस जजमेंट के बेस पर चुना जाता है जो रिसर्चर के माइंड में प्रोस्पेक्टिव इंडिविजुअल के बारे में सोचता है। द रिसर्चर में यूज हिज रैंडम to conclude that a particular individual may be a representative of the population in which one is interested. इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्चर अपने नॉलेज का यूज़ ये कंक्लूड निकालने के लिए कर सकता है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है जिसमें कोई इंटरेस्ट रखता है वो। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग इज दैट द पॉपुलेशन एलिमेंट्स आर purposely selected. Again, the selection is not based on that they are representative, but rather because they can offer the contribution short. जजमेंट के सैंपल की डिस्टिंग्विश फीचर यह है कि पॉपुलेशन एलिमेंट पर्पसली सेलेक्ट किए गए हैं। फिर से सिलेक्शन इस बेस पर नहीं है कि वह रिप्रेजेंटेटिव हैं, बल्कि इसलिए कि वह मांगे गए कंट्रीब्यूशन की शॉर्ट कर सकते हैं। इन जजमेंट सैम्पलिंग द रिसर्चर में बी well aware of the characteristics of the prospective respondents. In order that he includes the individual in the sample, it may be possible that the researcher has ideas and insights about the respondents' request, experience and knowledge to offer some perspective of the research question. इसका मतलब ये हुआ कि जजमेंट सैम्पलिंग में रिसर्च प्रोस्पेक्टिव रेस्पोंडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से अच्छी तरह अवेयर हो सकता है। इस ऑर्डर में वह सैंपल में इंडिविजुअल को शामिल करता है। यह पॉसिबल हो सकता है कि रिसर्चर के पास आइडियाज़ और इंसाइट्स के बारे में रिसर्च के क्वेश्चन पर कुछ पर्सपेक्टिव ऑफर करने के लिए रिक्वेस्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट जो सैम्पलिंग है हमारी वो है कोटा सैम्पलिंग।
Quota sampling is another non-priority sampling. It attempts to ensure that the sample chosen by the researcher is representative by selecting elements in such a way that the proportion of the sample elements possessing a certain characteristic is approximately the same as the proportion of the elements with the characteristics in the population. इसका मतलब ये हुआ कि कोटा सैम्पलिंग एक और नॉन प्रायोरिटी सैम्पलिंग है। ये इंश्योर करना कि सैम्पल रिसर्चर द्वारा सिलेक्शन इस तरीके से है कि एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले सैम्पल एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन लगभग पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एलिमेंट्स के प्रोपोर्शन के रूप में ही है। एलिमेंट्स का सिलेक्शन करके एक रिप्रेजेंटेटिव है और एफर्ट कर सकता है। कोटा सैम्पलिंग इज़ व्यूड as two-stage restricted judgmental sampling technique. The first stage consists of developing control categories of quotas of population elements. Control characteristics involve age, sex and race identified on the basis of judgment. Then the distribution of these characteristics in the target population is determined. इसका मतलब ये हुआ कि कोटा सैम्पलिंग को टू स्टेज रेस्ट्रिक्टेड जजमेंटल सैम्पलिंग टेक्निक के रूप में देखा जाता है। पहले स्टेज में पॉपुलेशन एलिमेंट्स के कंट्रोल कैटेगरीज या कोटा डेवलप होते हैं। कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिसीजन के बेस पर पहचान की गई एज, सेक्स और रेस इंक्लूड होती हैं। फिर टारगेट पॉपुलेशन में इन कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, द रिसर्चर में यूज कंट्रोल कैटेगरीज इन दैट ही शी intends to study 40% of men and 60% of women in a population. Sex is the control group and the percentage fixed are the quotas. In the second stage, sample elements are selected based on convenience और judgments. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल रिसर्चर कंट्रोल कैटेगरीज का यूज कर सकता है। वह पॉपुलेशन में 40% मैन और 60% वुमेन का स्टडी करना चाहता है। सेक्स कंट्रोल ग्रुप है और फिक्स्ड परसेंट कोटा है। दूसरे स्टेज में सैम्पल एलिमेंट्स का सिलेक्शन कन्वीनियंस या डिसीजन के बेस पर किया जाता है। जैसे कि मैं आपको इसको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि कोटा सैम्पलिंग क्या होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे के अंदर, बस वे के अंदर या रोडवेज़ के अंदर आपने देखा होगा कि फीमेल्स के लिए कुछ कोटा फिक्स किए होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू और मैन के थ्रू कुछ कोटा फिक्स किए होते हैं। लेकिन जब तक उस कोटा के अंदर वो पर्सन इंक्लूड नहीं होता है या वो इंडिविजुअल इंक्लूड नहीं होता, तब तक वो उस आगे पॉपुलेशन को कवर या उस पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल सेलेक्ट नहीं कर सकते। वंस द कोटाज हैव बीन डिटरमाइंड, देयर इज़ अ कंसिडरेबल फ्रीडम टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स टू बी इंक्लूड इन द sample. For example, the researcher may not choose more than 40% of men and 60% of women in the study. Even if the researcher come across qualified men after reaching the 40% mark, he and she would still restrict entry of men into the sample and keep searching for women till the quota is fulfilled. इसका मतलब ये हुआ, एक बार कोटा डिटरमाइन होने के बाद सैंपल में इंक्लूड किए जाने वाले एलिमेंट्स का सिलेक्शन करने की काफ़ी फ्रीडम होती है। फॉर एग्जांपल, रिसर्चर स्टडी में 40% से अधिक मैन और 60% वुमेन को नहीं चुन सकता। यहाँ तक कि अगर रिसर्चर 40% स्कोर तक पहुँचने के बाद क्वालिफाइड मैन में आता है तो वह सैंपल में मैन के एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करेगा और कोटा पूरा होने तक वुमेन को सर्च करता रहेगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सैम्पलिंग है वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। दिस इज़ अनदर पॉपुलर नॉन प्रायोरिटी टेक्निक वाइडली यूज स्पेशली इन एकेडमिक रिसर्च। इन दिस टेक्निक एन इनिशियल group of respondents is selected, usually at random. After being interviewed, these respondents are asked to identify others who belongs to the target population of interest. इसका मतलब ये हुआ कि यह एक और पॉपुलर नॉन प्रायोरिटी सैम्पलिंग है जिसका वाइडली यूज़ किया जाता है स्पेशली एकेडमिक रिसर्च के अंदर। इस टेक्निक में रेस्पोंडेंट्स का एक इनिशियल ग्रुप चुना जाता है, आमतौर पर रैंडमली। इंटरव्यू के बाद इन रेस्पोंडेंट्स को उन अदर्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कहा जाता है जो इंटरेस्ट के टारगेट पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं।
इसके बाद हम रीड कर रहे हैं कि सब्सटीक्वेंट रेस्पोंडेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द selected group members. The group members may provide information based on their understanding about the qualification of the other prospective respondents. This method involves probability and non-probability methods. The initial respondents are chosen by a random method and the subsequent respondents are chosen by the non-probability methods. इसका मतलब ये हुआ कि बाद के रेस्पोंडेंट्स को सिलेक्टेड ग्रुप के मेंबर्स द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पर चुना जाता है। ग्रुप के मेंबर अदर प्रोस्पेक्टिव रेस्पोंडेंट्स की क्वालिफिकेशन के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस मेथड में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड होती है। इनिशियल रेस्पोंडेंट्स को एक रैंडम मेथड द्वारा चुना जाता है और बाद के रेस्पोंडेंट्स को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक द्वारा चुना जाता है। ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद आज इसी यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम इस यूनिट को फिनिश कर देंगे, जिसके अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन एंड सिलेक्शन ऑफ सैम्पल मेंबर। सैम्पलिंग इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केट रिसर्च फ्रॉम अ जनरल परस्पेक्टिव। सैम्पलिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स from a larger defined group of elements and expecting that the information gathered from the small group will provide accurate judgment about the larger group. इसका मतलब ये हुआ कि सैम्पलिंग मार्केट रिसर्च के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से एक है। जनरल पर्सपेक्टिव से सैंपल में एलिमेंट्स के एक बड़े डिफाइंड ग्रुप से रिलेटिवली स्मॉल नंबर में एलिमेंट्स का सिलेक्शन करना शामिल होता है और उम्मीद यह है कि स्मॉल ग्रुप से कलेक्ट इन्फॉर्मेशन लार्ज ग्रुप के बारे में एक्यूरेट जजमेंट प्रोवाइड करेगी। डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन्वॉल्व मच clarity with regard to balance between the resource available and number of accuracy of information obtained. Since data collection is generally one of the most expensive components of any research project, various factors play a critical role in determining the final sample size. Several qualitative and quantitative factors are considered when determining the sample size. The qualitative issues considered may include factors such as सैम्पल। इसका मतलब ये हुआ कि सैम्पल साइज़ का डिटर्मिनेशन एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है और इसमें अवेलेबल रिसोर्सेज और नंबर्स या एक्यूरेसी या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन के बीच बैलेंस के रिलेशन में बहुत क्लैरिटी शामिल होती है, क्योंकि डेटा कलेक्शन आमतौर पर किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट में से एक होता है। वेरियस फैक्टर्स फाइनल सैम्पल साइज़ को डिटरमाइन करने में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। सैम्पल साइज़ का डिटर्मिनेशन करते समय कई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पर कंसीडर किया जाता है। द क्वालिटेटिव इशूज़ कंसीडर में इंक्लूड फैक्टर्स सच एज, अगर हम कोई क्वालिटेटिव इशूज़ को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च का नेचर और उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। दूसरा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। थर्ड वन इज़ नंबर ऑफ वेरिएबल्स बीइंग स्टडीज़, कि इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल्स के नंबर स्टडी करने हैं या नहीं करने हैं। फोर्थ है सैम्पल साइज इज सिमिलर स्टडीज़, मीन्स सिमिलर स्टडीज़ में हमारा सैम्पल साइज क्या होगा। अगला है हमारा रिसोर्स या बजटरी कंस्टेंट्स, मीन्स कि रिसोर्स और बजट के अंदर कमी, कोई भी कमी अगर हमारे रिसोर्स के अंदर होगी या बजट के अंदर होगी तो भी वो क्वालिटेटिव इशूज़ हमारे कंसीडर करेंगे। वेरियस क्वांटिटेटिव मेजर आर आल्सो कंसिडर्ड while determining sample size, such as variability of the population characteristics. Greater the variability, larger the sample required. Second one is level of confidence या degree of precision desired. Higher the confidence desired, larger the sample required. इसका मतलब ये हुआ कि सैम्पल साइज को कंसिडर करते टाइम जो हम वेरियस क्वांटिटेटिव मेजर को कंसिडर करते हैं उसके अंदर जो पहला है कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की वेरिएबिलिटी, ग्रेटर द वेरिएबिलिटी और लार्ज सैंपल रिक्वायर होता है उसके अंदर। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या डिग्री ऑफ प्रिसिशन के अंदर
कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस डिजायर है वो हायर होएगा और सैंपल जो रिक्वायर है वो भी लार्जर होएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन अब मैं उसको एक बार दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स मोस्टली दो तरीके से होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऑफ दीज टू टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज मोर robust in comparison, as is this technique. Each sampling unit has certain chance of getting selected in the final sample. Non-probability techniques, on the other hand, do not use chance selection procedure. Rather than rely of the personal judgment of the researcher, the results obtained by using probability sampling can be generalized to the target population within a specified margin of the error through the use of statistical methods. Put simply, probability sampling allows researcher to judge the reliability and validity of the findings in comparison to the defined target population. इसका मतलब ये हुआ कि इन दो टेक्निक्स में से probability sampling तुलना में अधिक मजबूत होती है, मीन्स स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इस टेक्निक में ईच सैम्पलिंग यूनिट में फाइनल सैंपल में सेलेक्ट होने की एक सर्टेन पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी ओर नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक के अंदर चांस सिलेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, बल्कि वह रिसर्चर के पर्सनल जजमेंट पर भरोसा किया जाता है। मीन्स कि हम जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके अंदर हम रिसर्चर के पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करके ऑब्टेन रिजल्ट को स्टैटिस्टिकल मेथड्स के यूज़ के मीडियम से एरर के एक स्पेसिफाइड मार्जिन के टारगेट पॉपुलेशन के लिए जर्नलाइज किया जा सकता है। In case of non-probability sampling, the selection of each sampling unit is unknown, and therefore the potential error between the sample and target population cannot be computed. Thus, generalized ability of findings generated through non-probability sampling is limited, while probability sampling techniques are robust in comparison. Of the major disadvantage of such techniques is the difficulties of obtaining a complete and accurate listed of elements of target पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के केस में ईच सैम्पलिंग यूनिट का सिलेक्शन अननोन होता है और इसलिए सैंपल और टारगेट पॉपुलेशन के बीच पोटेंशियल एरर्स की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। इस प्रकार नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू जनरेट फाइंडिंग्स की जर्नलाइज एबिलिटी लिमिटेड होती है, जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कंपेरिजन रूप से स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसी टेक्निक में से एक बड़ा डिसएडवांटेज टारगेट पॉपुलेशन के एलिमेंट्स की कंप्लीट और एक्यूरेट लिस्टिंग ऑब्टेन करने में डिफ़िकल्टी है। आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं हम लोग फिनिश कर रहे हैं। आज हमारी इसके साथ साथ सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। अब जो हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कलेक्शन ऑफ डाटा से रिलेटेड, जिसके अंदर हम दो डाटा कलेक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो फर्स्ट डाटा है वो हमारा होएगा प्राइमरी डाटा और सेकंड होएगा हमारा सेकेंडरी डाटा। तो आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बाकी के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।